हेलो एवरीवन, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड तो इवनिंग हमने सर। हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी काउंटिंग प्रॉब्लम्स की। टेस्ट तो हुआ तो लास्ट उसके लेक्चर में आंसर जो डिस्कस काउंटिंग किए प्रॉब्लम्स अभी। हमने की थी उसमें कोई डाउट है आप लोगों को? सब कुछ समझ में आ गया? नो सर। समझ आ गया। नो सर, नो डाउट। ओके, तो आज हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी सर जो हमारा मंडे को टेस्ट हुआ था सर, उसके कुछ क्वेश्चंस में डाउट था सर, पूछ लूं अभी? अभी मैं लास्ट में ले लूंगा डाउट्स तुम्हारे। ओके, ओके सर। तो जो प्रोबेबिलिटी है हम उसकी बात करने वाले हैं आज। और probability and counting problems are very related topics. They are very close to each other. Okay, तो आज हम बात करेंगे probability की। ठीक है, यस सर। सर हम स्टैटिस्टिक्स फिर वो करेंगे बाद में। स्टैटिस्टिक्स हम बाद में करेंगे अभी। जैसे आपने काउंटिंग से कहा था कि ये तो एक इंट्रो है सर, उसके बाद आप आज पढ़ाएंगे प्रोबेबिलिटी। हम्म हम्म सर लास्ट क्लास में तो हमने वेन डायग्राम पे सर छोड़ा था। हम्म तो तो वो सर वेन काउंटिंग डायग्राम कंप्लीट हो गए? नहीं, वो काउंटिंग जो काउंटिंग टेक्निक्स हैं उसका मैंने आपको केवल अभी एक आइडिया। इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ाया है। यस सर, आपने कहा था प्रोबेबिलिटी के बाद पढ़ाएंगे। नहीं, इसको प्रोबेबिलिटी के बाद नहीं पढ़ाएंगे अभी हम। पहले अभी आपका 9th क्लास का सिलेबस फिनिश कर रहे हैं। तो जो आपके 9th क्लास के स्कूल के लायक है उतना ही पढ़ा रहे हैं। हालांकि सर क्योंकि अब काउंटिंग तो मैं पेपर आ रहे हैं। हम्म सर पेपर है ना अगले महीने। हम्म तो हालांकि काउंटिंग तो फिर भी मैंने काफी तुम्हें एक्सटेंड करके पढ़ा दिया है। तुम्हारे यस सर। इस स्कूल के सिलेबस में तो उतना है भी नहीं वो। ओके, तो मैं एक्स्ट्रा ही पढ़ाता हूँ जिससे तुम्हें आगे जाके दिक्कत ना हो। यस सर। हम्म तो चलिए हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। देखिए, सर स्क्रीन शेयर नहीं आती। अभी आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस सर। यस सर। यस सर। तो हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की। देखिए, प्रोबेबिलिटी क्या होता है पहले समझते हैं। किसका प्रोबेबिलिटी होता है? हम किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हम पहले समझते हैं। देखिए, हमारे पास बेसिकली दो तरह की इवेंट्स होती हैं। एक इवेंट्स वो होती हैं जो सर्टेन होती हैं, जिसका आउटकम हमको पहले से पता होता है। जैसे कि हम कोई केमिस्ट्री में रिएक्शन कराते हैं तो हमें उसका आउटकम पहले से ही पता होता है, राइट? तो ये एक सर्टेन इवेंट है। ओके, तो जैसे कि हमने नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ मिलाया तो हमको अमोनिया मिलेगी। तो ये एक सर्टेन इवेंट है, इसको हमको पता है कि हर बार यस हमको सर। अमोनिया ही मिलने वाली है। सर सर जैसे सर क्वांटम फिजिक्स में भी सर कुछ ऐसा ही होता है कि कोई चीज मरी है या जिंदा है, जब तक नहीं पता होता तब तक वो सुपर पोजिशन में रहती है। तो सर ये तीनों के तीनों सर प्रोबेबिलिटी में गिने जाएंगे ना? भैया, क्वांटम फिजिक्स का मुझे नहीं पता है कुछ भी। नहीं सर, ये तो तीन स्टेट्स है ना सर, ये तीन स्टेट्स में से कोई से भी हो सकती है सर। इन ये प्रोबेबिलिटीज तो है उस चीज की। नहीं, तो पहले तो बिल्कुल बेसिक बेसिक एग्जाम्पल की बात करो। इतने ज्यादा अगर तुम हाई फाई एग्जाम्पल लोगे तो उनका एक्चुअल मीनिंग तो पता नहीं होगा, बस तुमने उड़ता उड़ता कुछ पढ़ लिया होगा। नो सर। स्टिक विद द बेसिक्स। ओके, अब यस सर। सुनो, जो मैं बोल रहा हूँ वो सुन लो बस तुम। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जो हम कंसेप्ट है वो उन इवेंट्स के बारे में बात करेंगे जिन इवेंट्स का आउटकम हमको पहले से
नहीं पता होता है। मतलब जिनका आउटकम ये तो पता है कि पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं, लेकिन एग्जैक्ट आउटकम क्या आएगा ये हमको नहीं पता है। जैसे कि हमने अगर कॉइन को थ्रो किया तो कॉइन को टॉस करने पर ये तो पता है कि पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हैं, लेकिन एग्जैक्ट आउटकम के बारे में हमको नहीं पता है। अगर हम किसी डाई को थ्रो करेंगे तो डाई को थ्रो करने पर पॉसिबल आउटकम्स के बारे में पता है, लेकिन एग्जैक्ट आउटकम के बारे में नहीं पता है। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई प्लेइंग कार्ड्स हैं, तो प्लेइंग कार्ड्स के डेक में से अगर हम कोई एक कार्ड चूज करते हैं तो फिर से हमको पॉसिबल आउटकम पता है, लेकिन हमें एग्जैक्ट आउटकम नहीं पता है। तो जब भी हमको पॉसिबल आउटकम्स पता है लेकिन एग्जैक्ट आउटकम्स नहीं पता है, तो जब भी इस तरह का हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहां पर प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट पिक्चर में आता है। ये सर हमें केमिस्ट्री वाले सर ने बताया था कि सर जो वो होता है इलेक्ट्रॉन, वो कहीं पे भी पाया जा सकता है उस ऑर्बिट पे, तो वो उसके पॉसिबल आउटकम्स है। तो सर वो एक प्रोबेबिलिटी में ही आएंगे ना। हम्म। तो पॉइंट ये है कि जब हमको ये नहीं पता कि एग्जैक्ट आउटकम क्या है और पॉसिबल आउटकम हमको पता है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का रोल आता है। ओके, प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट यहाँ पर हम यूज करते हैं। और कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है, प्रोबेबिलिटी बेसिकली करता क्या है? प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के अकरेंस को क्वांटिफाई करता है। क्वांटिफाई करने का मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी एक इवेंट के अकरेंस को एक नंबर, एक न्यूमेरिकल वैल्यू देता है। उस न्यूमेरिकल वैल्यू से हम उस अकरेंस, उस इवेंट के अकर होने के बारे में कमेंट कर सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि उस इवेंट के अकर होने के चांसेस कम है या ज्यादा है। मतलब सबसे पहले तो मैं ये लिखता हूं, प्रोबेबिलिटी quantifies the occurrence of some event। ठीक है, क्वांटिफाइज करने का मतलब ये हुआ कि वो उस अकरेंस, इवेंट के अकरेंस को एक नंबर दे रहा है, एक नंबर, एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहा है। जैसे हम बोलेंगे किसी इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, 1/5 है, 1/2 है, 0.7 है, 0.9 है। तो अगर मान लीजिए किसी इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी 0.9 है और किसी दूसरी इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है, तो हम ये, हमारे माइंड में ये इमेज या फिर हमको ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0.9 है उसके अकर होने के चांसेस ज्यादा हैं। मतलब इस बात की पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि वो अकर होगी। तो उस हिसाब से हमने एक मैथमेटिकल वैल्यू के बेसिस पर हम किसी इवेंट के अकर होने के चांसेस को हम बता सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर हम आपसे, अगर मान लीजिए आपने एक वेदर टेलीकास्ट में ये देखा कि वेदर टेलीकास्ट में बोले कि कल भाई दिल्ली के अंदर बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है, और फिर आपने वेदर टेलीकास्ट में ये देखा कि कल जो है जयपुर में बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है, तो आप ये समझ सकते हैं कि जयपुर में बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है। इसका मतलब बारिश की दिल्ली में होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो आप जयपुर वाले लोग, अगर मान लीजिए आप दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं, तो आप सेफली आप ये कह सकते हैं कि हाँ मैं दिल्ली से जयपुर जा सकता हूँ, मुझे बीच में बारिश नहीं मिलेगी, जयपुर में मुझे बारिश नहीं मिलेगी। और जो जयपुर से दिल्ली आ रहा है वो थोड़ा सा इस माइंड मेकअप के साथ आएगा कि हाँ भाई मुझे बारिश मिल सकती है, प्रोबेबिलिटी 0.9 बताई है, तो दिल्ली के अंदर बारिश मिलने की पूरे चांसेस हैं। ओके, तो प्रोबेबिलिटी एक तरीके से किसी इवेंट के अकरेंस के होने की चांसेस को एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहा है। तो ओके चांसेस सर ऐसे हो सकता है कि सर हमने पानी का एक तरह से सर आपने बारिश का एग्जांपल दिया
तो सर बारिश होने के यहाँ पे 0.4 है और उसी जगह पे सनी डे होने के 0.8 है। तो सर ये क्वांटिफाई करेगा ना परसेंटेज निकालने के लिए कि कितना है ये। हम्म हम्म। अब तुम अपना जो भी तुम्हारा डाउट है तुम लोग सब पेपर पर लिखना, जब मेरी बात फिनिश हो जाए तो मैं मौका दूंगा तब बोलना, ठीक है, बीच में मत बोलना। ओके सर। तो इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट को बनाते हैं। ओके, लेकिन अभी भी एक क्वेश्चन ओपन है कि हम प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं, हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, व्हाट इज द मेथड टू फाइंड अ प्रोबेबिलिटी। हम इस बारे में बात करेंगे अभी थोड़ी देर में, हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे। लेकिन हम सभी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल पाएंगे। हमारे जो हमारे सिलेबस में है या फिर जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हम एक सर्टेन टाइप ऑफ इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो एक सबसे पहले एक कंसेप्ट है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो बेसिकली रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है पहले ये समझते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट उस एक्सपेरिमेंट को बोलेंगे जिसके आउटकम्स इक्वली लाइकली हैं। इक्वली लाइकली होने का मतलब ये है, जैसे कि मैंने किसी डाई को थ्रो किया तो डाई में 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हैं। लेकिन अगर कोई नॉर्मल डाई है तो नॉर्मल डाई के अंदर ऐसा कभी नहीं होता है कि वन जो है दो फेसेस पे लिखा हुआ है और टू केवल सिंगल फेस पे लिखा हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 ये सभी नंबर एक एक फेस पे लिखे हुए हैं। तो यानी कि 1 आने का चांस भी उतना ही है जितना 2 आने का चांस है, 3 आने का चांस है, 4 आने का चांस है, 5 आने का चांस है। ओके, तो जितने भी नंबर्स आएंगे 1 से लेके 6 तक सबके चांस इक्वल है। ओके, अगर ऐसा होता डाई हम ऐसी बनाते, जिस डाई में 3 फेसेस पे तो हमने 6 लिख दिया और 2 फेसेस पे 5 लिख दिया और एक फेस पे 1 लिख दिया। तो अभी क्या हो रहा है, अभी सारे जो 6 5 और 1 ये जो सारे नंबर हैं इनके आने के जो चांसेस हैं वो अलग अलग हो गए हैं, क्योंकि अब ये इक्वल टाइम्स अपीयर नहीं हो रहे हैं डाई पर। ओके, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब ये है कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके सारे आउटकम्स इक्वली लाइकली हैं। ओके, उसको हम बोलेंगे रैंडम ओके एक्सपेरिमेंट। सर। सर इसको हम सर हम इसको ऐसे डिनोट करेंगे ना सर, जैसे डाई में 6 होते हैं और 1 आने के सर 1/6 होते हैं आउटकम्स। तो ये लिखेंगे ना हम सर, नंबर ऑफ आउटकम्स दैट में अकर बाय और सर उसका जो तुम वो पहले ये होगा। बताओ, तुमने प्रोबेबिलिटी पहले पढ़ रखी है? ये सर। हाँ, बाकी लोगों ने नहीं पढ़ रखी है। ठीक है, तो मैं सबको सीक्वेंस बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा टाइम आने पर। जस्ट हैव सम पेशेंस। मैंने बोला डाउट लिख लो पेपर पे जो डाउट है, जब मेरी बात खत्म हो जाएगी डाउट पूछना अपना, क्योंकि ओके मोस्ट सर। ऑफ द डाउट तुम्हारे और ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो ये हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात की है, तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। ओके, तो एक जैसे मैंने अभी बोला इक्वली लाइकली इवेंट्स, इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब होता है वो इवेंट्स जिनके अकर होने के चांसेस इक्वल हैं। जैसे कि मैंने बोला अभी कि अगर मैं डाई को थ्रो करूंगा और डाई में 1 से लेकर 6 तक सभी नंबर लिखे हुए हैं, तो 1 आने के भी उतने चांसेस हैं, 2 आने के भी उतने ही चांसेस हैं, किसी भी नंबर के आने के सेम चांसेस हैं। तो वो सारी इवेंट्स क्या हैं, इक्वली लाइकली हैं। ओके, तो सवाल ये उठता है कि हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे। ठीक है, अभी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी मान लीजिए कोई इवेंट ई है, इवेंट का नाम ई है और हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उस इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हम ये देखेंगे कि इवेंट ई के अकर होने के टोटल नंबर ऑफ वेज क्या है। तो हम उसे लिखेंगे नीचे डिनोमिनेटर में, टोटल नंबर ऑफ वेज। ओके, और हम न्यूमरेटर में लिखेंगे
फेवरेबल नंबर ऑफ वेज। सर टोटल, सर वो आपने वो नहीं लिखा नंबर, टोटल नंबर ऑफ वेज। फेवरेबल नंबर ऑफ वेज, ठीक है। तो यहां पर हमने डिनोमिनेटर में लिखा टोटल नंबर ऑफ वेज और हमने लिखा न्यूमरेटर में फेवरेबल नंबर ऑफ वेज। अब पहले मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, ठीक है। जरा बात समझिएगा ध्यान से। या सपोज करिए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी of getting a multiple of 3. Find the probability of getting a multiple of 3 when we throw a die. अब जरा सुनिएगा ध्यान से, 6. सुनिए, बीच में बोलिए, सुनिए पहले। देखिए सबसे पहले थ्रो, एक हमने डाई को थ्रो किया, तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो जब भी हम डाई को थ्रो करेंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं? टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6. टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, उसको हम एक करली ब्रैकेट में लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। और पॉसिबल आउट टोटल पॉसिबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स, हमारे फेवर में कौन कौन से आउटकम्स हैं? फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स जो होंगे वो क्या होंगे? हमसे बोला गया गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 3, हमें 3 का मल्टीपल चाहिए। तो टोटल पॉसिबल आउटकम में से ऐसे कौन कौन से आउटकम हैं जो 3 के मल्टीपल्स हैं? सर 6. एक 3 खुद है और एक 6 है। 3 and 6। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी, हमने क्या देखा था? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स के कितने नंबर हैं? 2 2/6 अपॉन 1 by नंबर ऑफ 3। पॉसिबल आउट टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो टोटल Sir, 6. पॉसिबल आउटकम्स हैं 6, सर 6। इट बिकम्स 1 over 1 3। over 3. तो प्रोबेबिलिटी जो आ गई वो आ गई 1/3। अब बताइए सर इस एग्जांपल में आपको कोई डाउट है तो बताइए। सर जो आपने वो लिखा है सर कर्ली ब्रैकेट में, सर वो लिखना मतलब वो जरूरी है सर, जो 1, 2। वो सैंपल स्पेस हो। सर एक बार पीछे वाले जो पेज पे आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट लिख रखा है, उसका मतलब यही है क्या? रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब यह है कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो सारे आउटकम्स इक्वली लाइकली हैं। मतलब इक्वली लाइकली है। ओके, तो मतलब नहीं समझ में आ रहा है इसका। एक काम करता हूं, मैं अभी थोड़ी देर के लिए इन दो टर्म को इंट्रोड्यूस नहीं करता हूं, मैंने रब कर देता हूं, क्योंकि इन्हें इंट्रोड्यूस करने तो में कंफ्यूजन बढ़ेगा। और जस्ट फॉरगेट इट, ओके। राइट टाइम पे मैं इन्हें इंट्रोड्यूस कर दूंगा। ओके सर। अब बताइए कि आपको कोई डाउट है इस एग्जाम्पल में? नो सर। नो सर। ठीक है, No, sir. ठीक है। तो यहां पर मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि जो हमने टोटल पॉसिबल आउटकम्स का जो सेट बनाया है ना, जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स का जो सेट हमने बनाया है, इस सेट का एक स्पेशल नेम होता है और उसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। यस सर। सैंपल स्पेस का बेसिकली क्या मतलब है? सैंपल स्पेस इज अ सेट ऑफ ऑल टोटल पॉसिबल आउटकम्स। सैंपल स्पेस का क्या मतलब है? सैंपल स्पेस का मतलब है सेट Set of all possible outcomes.
ठीक है, ये हो गया सैंपल स्पेस। तो जब भी हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो पहले हमें सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स निकालने पड़ेंगे, और उन सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स में से हमें वो आउटकम देखने होंगे जो हमारे फेवर में है। तो हम उसको काउंट करेंगे, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स की काउंटिंग हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में, और सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम्स की काउंटिंग हम लिखेंगे न्यूमरेटर में। ओके, तो हमको प्रोबेबिलिटी मिलेगी। इतनी बात समझ में आती है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, सर तो एक बार वो पिछली वाली सर। सर हो गया। ओके, number is chosen randomly from the set from first 100 natural numbers find the probability that it is an even number an odd number multiple of 3 multiple of 4 a multiple of 5। करिए, ये आपको 5 क्वेश्चंस हैं, ये करने हैं आपको। सर डन।
सर डन। देखिए, तो अब इस क्वेश्चन का सलूशन बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिन लोगों ने कर लिया है वो भी ध्यान से सुने। देखिए, सबसे पहले आपको क्या गिवन है, आपको आपको ये बोला गया कि आपने एक नंबर चूज किया है और वो जो नंबर आपने चूज किया है वो फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स में से एक नंबर पिक किया है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स मैंने लिख लिए एक सेट में, ठीक है। तो ये रहे फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। अब मैं इसमें से एक नंबर पिक करूंगा और मैं चाहता हूं कि जो है वो जो नंबर आए वो इवन आए, ठीक है। तो सबसे पहले जो नंबर मैं पिक कर रहा हूं उसके पॉसिबल होने, उसके टोटल पॉसिबिलिटीज क्या है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल्स ऑफ चूजन नंबर, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ अ चोजन नंबर क्या है उस, सर 50। सर नहीं, 50। टोटल नंबर Sir, ऑफ 100. पॉसिबिलिटीज ऑफ ए चोजन नंबर 100 है, सर 100, यस सर सर। 100 है। ठीक है। क्योंकि अगर मैं इन 100 नंबर में से कोई भी एक नंबर चूज करूंगा तो उसके 100 पॉसिबल वेज हो गए ना, या तो मैं 1 चूज कर सकता हूँ या 2 या 3 या 4 या यस 5 सर। 200। अब मैं आता हूँ पार्ट 1 पे, मुझे चाहिए इवन नंबर। तो अब फेवरेबल पॉसिबिलिटीज क्या है, 50। सर 50। फेवरेबल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज वो है 50, क्योंकि मेरे पास इन 100 नंबर से 50 नंबर ही इवन है। तो जो प्रोबेबिलिटी हो गई इवन नंबर के आने की वो हो गई 50 डिवाइडेड बाय 100, इट इज 1/2। सर ओके, ये तो हमने सिर्फ 100 तक किया, अगर हमें 1000 तक दे देते तब सर इसकी क्या कोई शॉर्ट ट्रिक है कि हम इवन या ऑड नंबर कैसे निकाल सकते हैं? यस सर कोई देखो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि इवन के बाद ऑड आएगा, फिर इवन आएगा, फिर ऑड आएगा, फिर इवन आएगा। यस सर, अगर इसलिए तो। फर्स्ट 1000 नंबर देगा तब भी उसमें 500 इवन होंगे, 500 ऑड होंगे। Yes, sir. Given number upon 2. ओके सर। क्योंकि भाई नंबर आपने 1 से स्टार्ट करा ना, 1 से स्टार्ट किया 100 पे जाके रुक गए, अब 100 की जगह 1000 पे जाके रुकोगे, और तो अगर आधे आधे नंबर इवन होंगे, आधे ऑड होंगे, हम्म ठीक है। दैट इज व्हाई प्रोबेबिलिटी इज अबाउट काउंटिंग। इफ यू आर गुड इन काउंटिंग यू आर गुड इन प्रोबेबिलिटी। ओके सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्या बोला गया, एक ऑड सर नंबर। ऑड तो फेवरेबल पॉसिबिलिटीज तो ऑड के लिए भी 50 रहने वाली है। यस सर 50 Yes, हो। sir. यस सर। तो ऑड नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी 50/100 ही हो जाएगी फिर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है अ मल्टीपल ऑफ 3। अब देखिए हमें बेसिकली करना क्या है, 1 से लेके 100 तक कितने मल्टीपल्स 3 के आएंगे वो हमें काउंट करने हैं, ओके। तो हमारे पास क्या है, दो वेज हैं काउंटिंग करने, दो काउंटिंग कर रहे हैं, सारी जो डिफिकल्टी होती है वो काउंटिंग करने में आती है। तो इसलिए मैं बार बोलता हूं कि प्रोबेबिलिटी इज ऑल अबाउट काउंटिंग। इफ यू आर गुड इन काउंटिंग यू आर गुड इन प्रोबेबिलिटी, ओके। इट इज वेरी सिंपल कंसेप्ट, ओके। तो अब मुझे काउंटिंग करनी है बेसिकली, क्योंकि मुझे मल्टीपल ऑफ 3 निकालने हैं 1 से लेकर 100 तक। अब एक तरीका तो ये है कि मैं मल्टीपल ऑफ 3 लिखने स्टार्ट कर दूं ऐसे करके, 3 6 9 12 15 और लास्ट मल्टीपल क्या आएगा, Sir, 99. 99। 99 99। सर या 99/3 करके निकल जाएगा। तो ये हमने कर लिया, ये हमने 3 के मल्टीपल्स लिख लिए। हमको ये पता लगाना है कि ये कितने नंबर हैं, क्योंकि अगर हम ये पता लगाएंगे कितने नंबर हैं तभी तो हमको पता चलेगा नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, ठीक है। Yes. यस सर। तो ये कितने नंबर हैं ये पता लगाने के लिए इन सभी नंबर को इस तरह समझो,
देखो ये जो 3 लिखा है ये क्या है, 3 इंटू 1 है, यस सर, सो और लास्ट नंबर ये 3 इंटू 2 है, ये 3 इंटू 3 है, ये 3 इंटू 4 है, ये 3 इंटू 5 है, तो ये लास्ट वाला नंबर क्या है, 3 इंटू 33। 33 यस सर। तो बेसिकली हमारे पास टोटल कितने नंबर हैं ये, सर 33 33 नंबर। 33, क्योंकि हमने 3 इंटू 1 से स्टार्ट किया था और 3 इंटू 33 पे जाके स्टॉप किया है, तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स हमारे पास 33 हैं, यानी कि फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस कितने आ गए, 33। 33। ओके, दैट इज एक तरीके से हमने काउंटिंग करी। हालांकि फेवरेबल केसेस को काउंट करने का एक अलग मेथड भी था जो कि शॉर्टकट था। आप इस तरह बात को समझिए कि जैसे कि मान लीजिए हमें 1 से लेके 100 तक ये पता लगाना था कि 3 के कितने मल्टीपल आए, तो अगर मैं 100 को सीधे 3 से डिवाइड कर दूं तो जो कोशेंट आएगा, कोशेंट आया 33, तो यानी कि 33 मल्टीपल्स कंप्लीट हो गए 3 के, तो 1 से लेके 100 तक मेरे पास टोटल 33 मल्टीपल्स हैं। यस सर। यस सर क्योंकि मैंने अगर 100 को 3 से डिवाइड किया तो इससे मुझे ये पता चल रहा है कि 3 के 33 मल्टीपल्स कंप्लीट हो गए और एक नंबर एक्स्ट्रा बच रहा है, लेकिन हाँ वो 3 का मल्टीपल नहीं है। ओके, तो हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन 33 मल्टीपल्स 3 के कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, एक तरीका ये है, ठीक है। एक तरीका जो कि इसी तरीके से ही रिलेटेड है वो ये है, क्योंकि मुझे ये पता लगाना था कि 3 के कितने मल्टीपल हैं, तो इसका मतलब मुझे ये पता लगाना है कि 3 के फॉर्म के कितने नंबर हैं, 3 के फॉर्म के, क्योंकि 3 के फॉर्म का जो भी नंबर आएगा वो 3 का मल्टीपल ही होगा। अब k की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं ये पता लगाता हूं, k की मिनिमम वैल्यू तो 1 हो सकती है और फिर 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, और लास्ट में जो मैक्सिमम वैल्यू है k की क्या हो सकती है, वो 33 हो सकती है सर 33 क्योंकि 3 इंटू 33 99 होगा। अगर मैं 34 रखूंगा 3 को, k को, तो सर नंबर बन 102 जाएगा 102 जो कि 100 से बड़ा है। तो यानी कि केवल 33 पॉसिबल वैल्यूज हैं k की, तो यानी कि 33 ही फेवरेबल पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? यस सर ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी तरीके से हम काउंटिंग कर सकते थे, तो हमारे पास 33 ही पॉसिबल केसेस बनते हैं जो फेवरेबल हैं। ओके सर जो आपने सर पहले वाला बताया ना सर, एक बार वो बता दो सर, जो आपने डिवाइड करके बताया। देखो, डिवाइड करने से क्या हो रहा है कि 100 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो इसका मतलब इस तरह समझो कि तुम्हारे पास 100 चॉकलेट्स हैं और तुम 100 को 3 से डिवाइड कर रहे हो, इसका मतलब 3 चॉकलेट का एक बंडल बना रहे हो, ठीक है। तो तुम्हारे पास 33 बंडल हो गए 3 चॉकलेट्स के और एक चॉकलेट एक्स्ट्रा बच गई, लेकिन जो 33 बंडल हुए उन सभी बंडल में 3 चॉकलेट हैं। इसका मतलब अगर तुम 1 से लेकर 100 तक के नंबर लिखोगे, ठीक है, तो इसका मतलब 33 नंबर्स ऐसे आएंगे जो एग्जैक्टली में 3 के मल्टीपल है, क्योंकि जो 3 का मल्टीपल है वो एवरी थर्ड नंबर है। 3 का जो मल्टीपल है वो एवरी थर्ड नंबर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ओके सर। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आती है, तो प्रोबेबिलिटी आ गई मल्टीपल ऑफ 3 की, वो आ गई 33 डिवाइड बाय 100। इट इज आंसर। यस सर हम करते हैं फोर्थ पार्ट। 25 by 100 1/4। फोर्थ पार्ट में मल्टीपल ऑफ 4 निकालना है, तो मल्टीपल ऑफ 4 निकालने का मतलब मुझे ये पता लगाना है कि 4 को 4 सर 100 से के, डिवाइड करेंगे। मुझे ये पता लगाना है कि 4 के फॉर्म के कितने नंबर हैं। ये के वाला मेथड सबसे अच्छा होता है, ये तुम्हें कभी भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। तो जो 4 के फॉर्म के नंबर हैं वो कितने हैं, तो 4 के फॉर्म के कितने नंबर हैं, के की जो मिनिमम वैल्यू है 1 से स्टार्ट होगी, और 2 मैक्सिमम 3 और मैक्सिमम वैल्यू चेक कर लो, सर 25 सर 25। 25 जाएगी, क्योंकि 25 इंटू 4 100 होगा, 26 डाल दोगे तो 104 100 से बड़ा हो जाएगा। तो k की 25 पॉसिबल वैल्यूज आई,
तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी मल्टीपल ऑफ 4। 1/4। यस सर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट। 20/। नेक्स्ट पार्ट में आपसे बोला गया है मल्टीपल ऑफ 5। तो मल्टीपल ऑफ 5 निकालने के लिए आपको 5 के फॉर्म के नंबर निकालने पड़ेंगे, और k की जो वैल्यू है फिर 1 से स्टार्ट। ध्यान रहे कि 1 से पहले 0 आता है। क्या k की वैल्यू को 0 ले सकता हूं मैं? नो सर, सर वो होल नंबर हो जाएगा सर, वो नेचुरल जीरो सर बन वो नंबर। होल जाएगा। नंबर वो होता है। नेचुरल नहीं आएगा। तो 0 हमारे नेचुरल नंबर के सेट में नहीं है, तो इसलिए हमने k को 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 1 2 3, और शुरू कहां से करूंगा और लास्ट कहां पे करूंगा? एंड सर सर 20। 20 पर। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई मल्टीपल ऑफ 5 की 1/5। सो इस तरीके से हमने ये चारों केसेस सॉल्व कर लिए, पांचों केसेस। कोई डाउट इस क्वेश्चन में किसी को? नो सर। नो सर। ओके, among the first 100 natural number we choose a number randomly. Find a probability that part 1 it gives remainder 2 when divided by 3. Part B, it gives remainder 1 when divided by 4. चलिए बताइए। सर डन। सर डन। डन। तो फिर से हम इसी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फिर से काउंटिंग से ही होने वाला है। काउंटिंग इज इंपॉर्टेंट अगेन। तो सर डन। सर डन।
ओके, देखिए, तो हमारे पास 100 तो टोटल नंबर है, हमने उनमें से एक नंबर चूज किया है, तो टोटल पॉसिबल जो हमारे पास नंबर चूज करने के नंबर ऑफ वेज है वो 100 ही है, क्योंकि हमने एक ही नंबर चूज किया है। ओके, लेकिन हमारे फेवरेबल केसेस हैं पार्ट 1 के अंदर, वो क्या है कि रिमाइंडर जो होना चाहिए वो 3 होना चाहिए, 2 होना चाहिए 3 से डिवाइड करने पर। तो अगर हम पार्ट 1 की बात करते हैं, तो पार्ट 1 में हमें क्या नंबर चाहिए, हमें 3k+2 फॉर्म का नंबर चाहिए, क्योंकि जो 3k+2 फॉर्म का नंबर होगा वो 3 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर देगा। यस सर। अब आप ये Yes, sir. बताइए कि k की जो वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू क्या ले सकता हूं मैं k की? 1? सर Sir, 1। सर 1। क्या मैं k की मिनिमम वैल्यू 0 नहीं ले सकता? नो सर, सर नेचुरल नंबर के सेट में नहीं है वो। क्यों? अगर मैं k को 0 लूंगा तो 3k+2 तो 2 बनेगा ना, Sir. तो 2 तो नेचुरल नंबर है ना, Yes, sir, ले सकते हैं। तो मैं k को 0 ले सकता हूँ। हमें ये चेक नहीं करना है कि k नेचुरल है नहीं है, हमारा नंबर तो 3k+2 है, k तो केवल एक डमी वेरिएबल है, तो k की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 हो सकती है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने ये मिस करा तो आपका आंसर गलत है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया था। ओके, तो 3k+2 फॉर्म का नंबर होना चाहिए, k की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 हो सकती है इस बार, और k की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी हो सकती है? सर 24। वो 24 हो सकती है। 24। अच्छा, 25 नहीं हो सकती क्या? सर नो वो 32 हो सकती है। जैसा एग्जैक्टली 32। एग्जैक्टली बिल्कुल yes, सही। sir. वो 32। वो 32 हो सकती है, क्योंकि 32 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 32 की मल्टीप्लाई तो 96 आएगा, और 96 में 2 ऐड करेंगे तो 98 आएगा, तो 32 इंटू 3 तो 3 इंटू 32+2 98 आएगा, और जबकि 3 इंटू 33+2 वो 101 आएगा। ये 100 से बड़ा नंबर है, तो ये मैं नहीं ले सकता, लेकिन ये ले सकता हूँ। तो जो k की मैक्सिमम वैल्यू जाएगी वो 32 जाएगी, तो k की जो मैक्सिमम वैल्यू, अब ये बताइए k की टोटल पॉसिबल कितनी वैल्यूज हुई? टोटल सर पॉसिबल 25। 25 कैसे हो गई? 25 कैसे हो गई तुम्हारी, बताओ जरा। k की मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू 32 है, तो 25 कहाँ से आया यहाँ पर? सॉरी सर सर वो नीचे वाले 33। का होगा। ठीक है, तो जो k की जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज है वो 33 है, तो जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 33 डिवाइड बाय 100 होगी, तो यस आंसर सर। इज 33 डिवाइड बाय 100। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप में से बहुत लोगों ने रॉन्ग किया होगा क्योंकि k को 0 सेट नहीं किया होगा। सर एक ठीक बार है, ये वाला क्वेश्चन जरा वो दोबारा। तुम्हें क्या बात समझ में नहीं आई इस क्वेश्चन, पहले ये बताओ। सर आपने सर वैल्यू मतलब कैसे ली सर की सर वहाँ सर वहीं से नहीं आया था बस। अच्छा, देखो, सबसे पहले तुम्हें इस बात का मीनिंग समझ में आता है कि कोई नंबर 3k+2 फॉर्म का है, तो इस बात का मीनिंग क्या है? 3k+2 फॉर्म, इस स्टेटमेंट का मीनिंग समझ में आता है? यस सर। क्या मतलब, बताओ, 3k+2 फॉर्म का मीनिंग बताओ पहले। कौन कौन से नंबर 3k+2 फॉर्म के हैं, एग्जाम्पल दो। सर 1। 1 3k+2 फॉर्म का नंबर है, तुमने कैसे पता किया कि ये 3k+2 फॉर्म का नंबर है? सर एक सेकंड। हेलो? यस सर। यस सर। वो कहाँ गया बच्चा? सर वो तो म्यूटेड है। सर म्यूटेड है। हेलो, उसका नाम क्या है? सर देवांश। सर हाँ बेटा, देवांश। देवांश, बोलो देवांश। चलो ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? नो सर। नो ठीक है, नो सर। सर। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो सेकंड हेलो। पार्ट में क्या है? हेलो।
हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है क्या अब? बोलो। सर मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ सर, मुझे आपकी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। एक बार आप फर्स्ट पार्ट दोबारा समझा देंगे? देखिए फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ नहीं करा, हमको ये पता लगाना था कि हमें प्रोबेबिलिटी पता लगानी थी कि जो नंबर हमने चूज किया है वो 3 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर देगा। यस सर। ओके, ये हमको प्रोबेबिलिटी पता लगानी थी। हमको सबसे पहले काउंटिंग करनी पड़ेगी, ऐसे कितने नंबर हैं जो 3 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर देते हैं। तो जो भी नंबर 3 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर देगा वो नंबर 3 के +2 फॉर्म का होगा। अगर कोई नंबर 3 के +2 फॉर्म का है, इसका मतलब वो नंबर 3 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर दे रहा है। ओके, और जो k की वैल्यू है वो 0 से लेकर 32 तक हो सकती है, क्योंकि k को अगर मैं 0 से ऐड करूंगा तो 3 के +2 2 आएगा। 2 एक नेचुरल नंबर है। यस सर, और पर सर नेचुरल नंबर लिए थे ना, हमने तो सर नेचुरल नंबर लिए थे, तो हम 0 को क्यों कंसीडर कर रहे हैं? क्योंकि k की वैल्यू है, k एक डमी वेरिएबल है, k से मतलब नहीं है। हमें 3 के +2, हमारा नंबर है वो 3 के +2 है। ओके सर। नंबर k नहीं है, यस। k इज अ डमी वेरिएबल। तो k को अगर मैं 0 सेट करूंगा तो नंबर 2 आ रहा है, तो 2 तो एक नेचुरल नंबर है ना। ओके, यस। और मैक्सिमम वैल्यू में 32 सेट कर सकता हूं, क्योंकि 32 इंटू 3 96 +2 98 आएगा। और जैसे ही मैं 33 पुट करूंगा वैसे मुझे 101 मिल जाएगा, जो कि 100 से बड़ा है। तो k की मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम 32, तो टोटल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k कितनी आ गई? 33 आ गई। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 33/100। समझ में आया नहीं आया? यस सर। सेकंड पार्ट में हम देखते हैं, हमें क्या पता लगाना है, रिमाइंडर 1 डिवाइड बाय 4। तो अगर कोई नंबर 1 रिमाइंडर दे रहा है 4 से डिवाइड होने पर, तो वो नंबर किस फॉर्म का हुआ? सर 4k+1। 4k+1। बिल्कुल सही बात, 4 बिल्कुल सही के बात। +1। तो वो नंबर 4k+1 4k फॉर्म का +1। हुआ। अब ये बताओ कि जो k की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या ले सकता हूं मैं? सर सर 0। 0। 0, बिल्कुल सर सही। 0। और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या सर ले सकता हूं? 24। 24। वो 24 ले सकता हूं मैं। तो इस वाले केस में जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो कितनी बनेगी बताइए? 1/4। 25/100। बिल्कुल सही। ये 7/। तो ये आंसर आ गया 1/4। ओके, तो इस तरह से हम काउंटिंग समझ में आ पा रही है, काउंटिंग कैसे कर रहे हैं? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अभी तक तो हमने केवल एक ही नंबर चूज किया है, ठीक है। अब हो सकता है कि हम 2 नंबर भी चूज करें, ठीक है। तो जब हम 2 नंबर चूज करेंगे तो थोड़ा सा काउंटिंग करना मुश्किल हो जाता है। ये समझना बहुत जरूरी है, जब हम 2 नंबर चूज करेंगे तो हम प्रॉब्लम कैसे करेंगे। ओके, ओके, रेडी? यस सर। यस सर। ओके, चलिए। तो यहां पर मैं एक बात और यहां पे आपको ध्यान दिला देना चाहता हूं कि जब भी आप प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम कर रहे हैं तो मैंने आपको एक टर्म बताई थी, सैंपल स्पेस। याद है सैंपल स्पेस क्या होता है? यस सर। यस सर। यस सर। सैंपल स्पेस क्या होता है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ओके, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, इसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस, ठीक है। तो यानी कि लेकिन हमें हर बार सैंपल स्पेस को एक्सप्लिसिटली बनाकर देखने की जरूरत नहीं होती है। हमने जैसे ये वाला क्वेश्चन किया अभी, तो इस क्वेश्चन में हमने सैंपल स्पेस को बनाकर नहीं देखा कि सैंपल स्पेस में जो मेंबर्स हैं वो कौन है। हमको पता चल गया कि सैंपल स्पेस में 100 नंबर्स आएंगे, क्योंकि हमें सैंपल स्पेस में कितने मेंबर हैं इसमें इंटरेस्ट होता है, वो मेंबर क्या हैं इसमें हमारा थोड़ा सा कम इंटरेस्ट होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो मैं थोड़ा सा ना एक बार पहले आपको प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम आगे कराने से पहले एक बार मैं पहले आपको सैंपल स्पेस बनाना सिखाता हूँ, क्योंकि अब जो यहाँ तक की जो प्रॉब्लम थी ये तो आसानी से डील हो गई थी, लेकिन आगे वाली प्रॉब्लम में थोड़ा सा दिक्कत आएगी आपको, इसलिए सैंपल स्पेस को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो पहले मैं एक छोटी सी बात करना चाह रहा हूँ। एक बात मैं आपसे कैसे करूंगा, जरा देखिएगा ध्यान से।
ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बात करने जा रहा हूं ऑर्डर्ड पेयर की। क्या आप लोग ऑर्डर्ड पेयर का मतलब समझते हैं? यस सर। नो सर। देखिए, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है सीक्वेंस में। a pair x comma y, a pair x comma y is called ordered pair if we treat x comma y and y comma x as distinct pairs. क्या ये बात समझ में आई? नो सर। यस सर। सर नो सर। ओके, नो सर। तो मैं आपको ऑर्डर्ड पेयर का एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी थोड़ी बहुत। यस Yes. सर। यस सर। यस सर। अगर मैं आपसे कहूँ कि 1,2 पॉइंट को प्लॉट कर दो, तो आप क्या करेंगे? 1 एंड फिर सर तो यहाँ पर आप पहुंच गए, ये 1,2 है। सर ये यही करते हैं ना आप? यस सर। यस सर। एक्स तो एक्सिस पे बेसिकली 1 और क्या वाई है, एक्सिस पे तो बेसिकली क्या है कि 1,2 एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 1,2 क्या है? एक ऑर्डर्ड पेयर। यस सर। ये क्या है? एक ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर पेयर कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। तो जब हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं किसी पॉइंट का, तो हम ऑर्डर्ड पेयर से उसे रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आई अभी? यस सर। यस सर। अब ये बताइए, क्या 1,2 और 2,1 सेम चीज है? नो सर, क्या डिफरेंट सेम पॉइंट। पॉइंट है? नो सर, अगर डिफरेंट मैं पॉइंट। 2,1 को देखूंगा तो 2,1 यहाँ पे कहीं आएगा। तो सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं क्या ऑर्डर्ड पेयर्स में? नहीं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ऑर्डर्ड पेयर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुमने पढ़े हैं। ऑर्डर्ड पेयर का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही आना कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ही आएंगे ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर और भी जगह आएंगे, अभी हम काउंटिंग करेंगे तब भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। लेकिन क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर तुम ऑलरेडी देख चुके हो, तो मैं तो उसका एग्जांपल लेकर तुम्हें दिखा रहा हूं कि ऑर्डर्ड पेयर कहाँ पे आते हैं। पर ऑर्डर्ड पेयर का फिर मतलब क्या होता है कि जब हम एक्स और वाई लेते हैं? किन्हीं भी दो नंबर को पेयर में लिख देने से वो नंबर ऑर्डर्ड पेयर बन जाता है। 1 एक नंबर है, 2 एक नंबर है, लेकिन अगर 1 और 2 को एक साथ लिख दूंगा एक ब्रैकेट में कॉमा लगा के, तो वो एक ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा। बात समझ में आई? यस सर। यस सर। लेकिन एक साथ लिखने पर वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा वो एक अलग बात है। मेरी बात समझिए, मैंने लिख दिया 1,2 इज एन ऑर्डर्ड पेयर। 1,2 इज एन ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, ये वाली बात तो ठीक है भाई, 1,2 एक ऑर्डर्ड पेयर है, लेकिन 1,2 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सी स्टडी कर रहे हैं। अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बोल रहे हैं 1,2 तो एक पॉइंट है। अगर आप कहीं और अलजेब्रा में बोल रहे हैं तो हो सकता है 1,2 एक सोल्यूशन हो किसी इक्वेशन का। मान लो मैंने लिखा x + y = 3, तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन भी तो हो गया 1,2। यस सर। यस सर। यस सर। पेयर का मतलब है जब हम दो चीजों को एक साथ लिख देते हैं एक दो ब्रैकेट। नंबर को हमने कॉमा लगा के लिख दिया एक ब्रैकेट में, वो नंबर, वो जो एंटिटी बनी, अब वो नंबर तो रहा नहीं, वो एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया। ओके सर। सर इसमें ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर का तो कुछ नहीं है ना? नहीं, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है उस चीज का। ओके सर। The point is that when the two numbers are written in the form x, y, then we say this is a ordered pair.
ओके लेकिन जो ऑर्डर्ड वर्ड का जो सिग्निफिकेंस है यहाँ पर वो ये है कि 1,2 और 2,1 को अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे। ओके सर। ऑर्डर्ड वर्ड का सिग्निफिकेंस है वो ये है, क्योंकि आगे जाकर हम अनऑर्डर्ड पेयर की भी बात कर सकते हैं। तो अनऑर्डर्ड पेयर में और ऑर्डर्ड पेयर में डिफरेंस केवल इतना रहेगा कि 1,2 और 2,1 को सेम एंटिटी मानेंगे तो वो हो गया अनऑर्डर्ड पेयर, और अगर 1,2 और 2,1 को डिफरेंट एंटिटी मानते हैं तो वो हो गया ऑर्डर्ड पेयर। बात समझ में आई? यस सर। ओके सर। ठीक है। अब 1,2 का मीनिंग क्या है, 1,2 किस फिजिकल एंटिटी से एसोसिएटेड है, वो आपकी अपनी एक पर्सनल चॉइस है कि आप किस चीज की स्टडी कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ रहे हैं तो 1,2 एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। वेक्टर्स पढ़ रहे हैं तो 1,2 एक वेक्टर को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं तो 1,2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। एल्जेब्रिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो 1,2 एक सॉल्यूशन को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। और काउंटिंग पढ़ रहे हैं तो काउंटिंग के अंदर भी 1,2 अलजेब्रिक इक्वेशन में 1,2 और 2,1 इक्वल है ना? एल्जेब्रिक इक्वेशन में नहीं, इक्वल नहीं है, अलग अलग है। बाय डिफॉल्ट वो अलग अलग हैं। अगर आप उनको बोलोगे कि मैं उन्हें इक्वल ट्रीट करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा कि आई एम ट्रीटिंग देम इक्वल, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट अनइक्वल है। सर अगर हम इक्वल उन्हें लेंगे तो वो अनऑर्डर्ड पेयर में आ जाएंगे। हाँ, फिर वो अनऑर्डर्ड पेयर में आ जाएंगे। फिर आपको लिखना पड़ेगा कि मैंने अनऑर्डर्ड पेयर लिखे हैं, तो पढ़ने वाला समझ जाएगा कि इसने 1,2 लिखा है तो 2,1 ये अलग से नहीं लिखेगा, क्योंकि 2,1 1,2 बात एक ही है। लेकिन अगर आपने ऑर्डर्ड पेयर लिखा है तो पढ़ने वाला समझ जाएगा कि इसने अगर 1,2 लिखा है और 2,1 नहीं लिखा है तो इसका मतलब है कि 1,2 की बात कर रहा है, 2,1 की बात नहीं कर रहा है। ओके ओके सर। ओके, कोई कंफ्यूजन? नो No, सर। मतलब क्या है, ऑर्डर्ड पेयर क्या है, एक नोटेशन है, लेकिन उसका जो मीनिंग है वो हम कहीं भी अटैच कर सकते हैं। तो मीनिंग का अटैचमेंट जो है वो एप्लीकेशन पर डिपेंड करेगा, हम उस नोटेशन को किस एप्लीकेशन के साथ यूज कर रहे हैं। ओके, तो जैसे कि 1 है तो 1 एक नंबर है। जब मैं 1 बोलता हूं तो क्या आपके दिमाग में केवल एप्पल आता है क्या? नो सर। 1 तो कुछ भी हो सकता है, 1 तो एप्पल भी हो सकता है, 1 तो लैपटॉप भी हो सकता है, 1 तो मोबाइल फोन भी हो सकता है, 1 तो टेलीविजन भी हो सकता है, 1 तो हाउस भी हो सकता है, 1 तो अर्थ भी हो सकता है, 1 तो कुछ भी हो सकता है, 1 तो पर्सन भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है, क्लासरूम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है 1 तो 1 क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, एक नंबर है। आप उसको, उसका जो मीनिंग है वो आप कहीं भी अटैच कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। ऐसी 1,2 है तो 1,2 क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर है एक। ओके, उसको आप, उसका जो मीनिंग है वो आप अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से कुछ भी अटैच कर सकते हैं। बात समझ में आई? यस सर। तो Yes, आपने sir. अपनी लाइफ में जब सबसे पहले 1 पढ़ा था तो आपको पढ़ाया गया था 1 एप्पल। ऐसे ही आपने जब सबसे पहले 1,2 पढ़ा तो आपको पढ़ाया गया 1,2 इज अ पॉइंट इन द XY प्लेन। लेकिन क्या हमेशा 1 का मतलब एप्पल होता है? नहीं। क्या हमेशा 1,2 का मतलब पॉइंट होगा? नहीं। वो तो आपको पढ़ाया गया, पहला एप्लीकेशन आपको दिया गया 1,2 का, लेकिन इट इज नॉट द ओनली एप्लीकेशन, इट इज नॉट द ओनली रिप्रेजेंटेशन। अंडरस्टैंडिंग? यस सर। यस सर। यस Yes. सर। हाँ, ठीक है ना? ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब समझ में आ गया कि पेयर ऑफ नंबर को हम बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर। बाद में हम पेयर ऑफ नंबर को भी ऑर्डर्ड पेयर बोल सकते हैं। जरूरत पड़ने पर पेयर ऑफ एनिमल्स को भी ऑर्डर्ड पेयर बोल सकते हैं, पेयर ऑफ किसी भी चीज को बोल सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर, लेकिन यूजुअली पेयर ऑफ नंबर को ही बोलेंगे मैथ के अंदर। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है? आगे ये है
जरा सुनिएगा ध्यान से। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके सामने। ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा ना। तो क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा काउंटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। We choose two numbers. We choose two numbers out of first 100 natural numbers. We choose two numbers out of first 100 natural numbers. We choose two numbers और ब्रैकेट में लिख लो x, y। नंबर को मैंने x, y बोल दिया, या फिर a, b बोलना ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, तो मैं a, b बोल देता हूं। तो we choose two numbers a, b out of first 200 natural numbers. Find the total possible number of ordered pairs a, b। ट्राई करिए। अच्छा, यहां पे 2 के आगे डिस्टिंक्ट और लिख लीजिएगा, 2 डिस्टिंक्ट नंबर्स। सर डन। ओके सर डन। ओके Sir, done. ओके सर डन। सर डन। अब देखिएगा क्या आंसर आया आप लोगों का। सर 9900। सभी का सेम आंसर है क्या? नो सर। मेरा आंसर 198। 198 और बाकी लोगों का सर 200। Sir, 200. ओके 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 ओके। चलिए आइए देखते हैं। आइए, पूरी तरीके से काउंटिंग प्रॉब्लम है, इसमें प्रोबेबिलिटी अभी कहीं भी नहीं है। ओके, तो आइए समझते हैं। तो देखिएगा, आपको a, b के कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे ये पता लगाना है। अगर a और b जो आपने चूज करे हैं वो फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर में से लिए गए हैं। आप इस तरह समझिए, ये a, b है। इस समझिए कि दो प्लेसेस हैं। क्या हैं? दो प्लेसेस। इट इज अ फर्स्ट प्लेस, कह सकते हैं इट इज अ सेकंड प्लेस। तो जो फर्स्ट प्लेस है, फर्स्ट प्लेस पर कितने नंबर्स आ सकते हैं? हाउ मेनी नंबर्स Sir, 100. फर्स्ट प्लेस? 100। तो यानी कि इस प्लेस को फिल करने के 100 वेज हैं। ओके, इस प्लेस को फिल करने के कितने वेज हैं? 100 ways. 100। अब जो सेकंड प्लेस है, इसे फिल करने के कितने वेज हैं? Sir, Sir, 99 100 ways. Sir, 99 ways. इसे फिल करने के 99 वेज हैं। 99। क्योंकि मैंने बोला नंबर शुड बी डिस्टिंक्ट, क्योंकि जो नंबर फर्स्ट प्लेस पर आ गया वो नंबर सेकंड प्लेस में नहीं आ सकता।
अब ये बताओ इन 100 और 99 का क्या करें, मल्टीप्लीकेशन या एडिशन? सर मल्टीप्लिकेशन। सर अच्छा, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लीकेशन नो या मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लीकेशन करना है या एडिशन करना है, इसे पता लगाने का मैंने एक बहुत ही अच्छा मेथड आपको बताया था। तो एंड और बताए, सर एंड सर और एंड और वाला। अब बताओ ये बीच में एंड आएगा कि और आएगा? सर एंड एंड आएगा। एंड आएगा। एंड हमें आएगा, दो बिल्कुल पेयर सही। भी दोनों को पुट करना है। एग्जैक्टली, क्योंकि हमें दोनों प्लेसेस को फिल करना है, एक प्लेस को फिल नहीं करना है। तो जो टोटल नंबर ऑफ वेज बनेंगे वो बनेंगे 9900, सर इसमें हमने 99 क्यों लिया, ये नहीं आया समझ में। क्योंकि तुम्हारे पास 100 नेचुरल नंबर थे। 100 नेचुरल नंबर में से एक नेचुरल नंबर फर्स्ट प्लेस पे तुमने फिल कर दिया, हाँ तो सेकंड प्लेस पे फिल करने के लिए कितने नेचुरल नंबर बचे तुम्हारे पास? तो सर, अच्छा ओके सर, आ गया क्योंकि समझ। क्वेश्चन में बोला गया है डिस्टिंक्ट। अगर सर वो ये जो सर एंड और है, ये आपने पिछली क्लास में समझाया था। हाँ बेटा, तुम Yes. पिछली क्लास में नहीं आए थे क्या? नो सर। तो पिछली क्लास में तुम उसका लेक्चर देखो, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग देखो। सर अभी अभी क्लास से थोड़ी देर पहले ही अपलोड हुई थी, फिर देख नहीं पाया। चलो कोई नहीं, अब देख लेना। ठीक है भाई, समझ में आ गया नहीं आ गया आपको? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, तो आपने टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर किस तरह से निकाले, ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के अंदर इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और आप लोगों से पूछते हैं। सर 1 मिनट लिख ले। हाँ, सर डन। सर जस्ट अ अब सेकंड। सर डन। चलिए, तो अब हम आगे बात करेंगे, एक प्रॉब्लम देखते हैं हम, और ये प्रॉब्लम आपको अब अच्छे से समझ में आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम है ये। अच्छा एक बात और, ऐसा नहीं है केवल ऑर्डर्ड पेयर ही होंगे, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट भी हो सकते हैं, ऑर्डर्ड क्वाड्रपल भी हो सकते हैं। ओके, चलिए मैं आपको पहले एक प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम कराने से पहले एक प्रॉब्लम और कराता हूं। देखिए एक बात मैं आपको और बताता हूं कि जो हम वी कैन जस्ट सर एक डाउट था। सर बोलो। जो लास्ट क्वेश्चन, यस सर, सर जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें अगर ऑर्डर्ड की जगह अनऑर्डर्ड रहता तो हमारा आंसर 4950 हो जाता। इसका हाफ हो जाता हमारा आंसर। यस सर 4950। हाँ लेकिन एक मिनट, अनऑर्डर्ड निकालने में, हाँ इसका हाफ हो जाता है, वो बात सही है, लेकिन अनऑर्डर्ड निकालने में हमको और ज्यादा कॉशियस होना पड़ता है। वो हम आगे धीरे धीरे समझ जाएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी तो। लेकिन फिलहाल इसका हाफ कर देंगे, तो इस वाले केस में क्योंकि डिस्टिंक्ट नंबर है, तो इस वाले केस में सिंपली हाफ कर देंगे, तो अनऑर्डर्ड पेयर मिल जाएंगे। चलिए, ऑर्डर्ड में 1 2 और 2 1 दोनों का मतलब सेम ही होता हाँ क्योंकि 1 2 और 2 1 इन दोनों को अलग अलग काउंट नहीं करेंगे, तो 9900 अगर ऑर्डर की काउंटिंग है तो उसको हाफ करेंगे, तो अनऑर्डर्ड की काउंटिंग मिल जाएगी। है। ओके सर। तो अब जरा सुनिएगा ध्यान से, वी कैन जनरलाइज द कंसेप्ट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, वी कैन जनरलाइज the concept of ordered pairs by introducing ordered n tuples, ordered n tuple x1 x2 x3 अप टू xn। बताइए बात समझ में आई नहीं आई?
भाई हमने पहले ऑर्डर्ड पेयर लिखा था A कॉमा B, तो हमने अब 2 नंबर लिखे थे, हम 3 नंबर भी लिख सकते हैं। यस सर। A कॉमा B कॉमा C 4 नंबर लिख सकते हैं, A कॉमा B कॉमा C कॉमा D। हम ऐसी इसे जनरलाइज कर सकते हैं, n नंबर भी लिख सकते हैं। समझ में आया नहीं आया? तो मतलब यस अगर सर। कोई कंफ्यूजन किसी को? No, sir. तो जो बिल्कुल जो मोस्ट जनरल फॉर्म है वो क्या है? एन टपल। एन टपल x1 x2 x3 अप टू xn, एन नंबर्स को आपने कॉमा लगा के लिख दिया ब्रैकेट में, उसको हम बोलेंगे एन टपल। ओके? Yes, sir. यस सर। यस सर। फिर ये ठीक है आपने ना? क्वाड्रपल लिखा है या टपल लिखा है? क्वाड्रपल। क्वाड्रपल 4 टपल को बोलते हैं क्वाड्रपल, 3 टपल को बोलते हैं ट्रिपलेट। और 2 टपल को बोलते हैं पेयर। सर सब में सेम ही बात फॉलो होगी ना, कि हम्म। अगर सबका मतलब अलग अलग है। नहीं नहीं नहीं, वो तो केवल स्पेशल केसेस है ना। 2 नंबर लोगे तो पेयर बोल दिया, 3 नंबर लोगे ट्रिपलेट बोल दिया, 4 नंबर लोगे क्वाड्रपल बोल दिया, n नंबर लोगे एन टपल बोल दिया। सर मतलब ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड का मतलब वो तो सेम ही है। ऑर्डर्ड का मतलब वही है जो पेयर में पढ़ा था, ऑर्डर्ड का मतलब वही है हर जगह। जहां यस पर ऑर्डर की इंपॉर्टेंस है वो ऑर्डर्ड है, जहां पर ऑर्डर की इंपॉर्टेंस नहीं है वो अनऑर्डर्ड है। यस सर। जहां पर 1,2,3 और 3,2,1 अलग अलग काउंट होंगे वो ऑर्डर्ड हो गया। अगर सेम काउंट कर लिए तो अनऑर्डर्ड हो गया। चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, ठीक है? और जरा देखिएगा। Two distinct numbers are chosen out of first 100 natural numbers randomly. ठीक है? Two distinct numbers chosen out of first 100 natural numbers randomly. Find the probability. Find the probability that both chosen number are even. करिए। Sir, done. सर डन। सर डन।
ओके ओके, क्या आंसर आया तुम्हारा? 2450। सर 2450 हमने प्रोबेबिलिटी सर पूछी है, प्रोबेबिलिटी 0.245। सर मेरा आंसर 20/9900 आया है सर, मतलब 495। ओके, चलिए देखते हैं। लेट्स सी। सबसे पहले यहाँ पे दो नंबर्स को चूज किया गया है, तो जो इसका सैंपल स्पेस बनेगा वो कैसे बनेगा जरा ध्यान से देखेंगे। ओके सर। देखिए जरा सुनिए ध्यान से। टू डिस्टिंक्ट नंबर्स आर चोजन आउट ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। तो जब आपने दो नंबर को चूज किया तो माना कि आपने नंबर को a, b फॉर्म में चूज किया। a, b इज एन ऑर्डर्ड पेयर, ये समझिए। आपने a चूज किया और b चूज किया, यस ठीक सर। है। तो अब आप मुझे ये बताइए, a के चूज करने के लिए आपके पास टोटल कितने पॉसिबिलिटीज हैं? सर 50। 50। नहीं, मैं अभी टोटल काउंटिंग कर रहा हूँ, फेवरेबल सर, काउंटिंग नहीं कर सर रहा। 100। सर 100 100 और बी को चूज करने के लिए आपके पास कितनी पॉसिबिलिटीज है? 99 सर 99। 99। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे? 9900। सर हाँ 9 बिल्कुल सही, 100 into 99 दैट इज 9900। सर यहाँ हम वो बात कर रहे हैं ना कि हम टोटल नेचुरल नंबर्स ले रहे हैं, उसमें भी कुछ इवन या ऑड नहीं है। ना अभी टोटल ले रहे हैं। ध्यान रहे कि सैंपल स्पेस का एक मेंबर क्या है? एक ऑर्डर्ड पेयर है, एक नंबर नहीं है। अगर आप सैंपल स्पेस बनाएंगे तो सैंपल स्पेस में आपने क्या लिया है? एक मेंबर, एक ऑर्डर्ड पेयर लिया है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? एक मेंबर ऑर्डर्ड पेयर लिया। यस सर। मतलब सैंपल स्पेस की जो एंट्री होती है ना, देखो मेरी बात समझो, पहले इस वाले क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे देखो इधर, ये तो ये जो एंट्री है, ये एक एंट्री, एक नंबर है, दिख रही है तुम्हें? ये नंबर है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में? सैंपल स्पेस की जो एंट्री है वो नंबर नहीं है, वो ऑर्डर्ड पेयर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब अगर आप सैंपल स्पेस को एक्सपेंड करके लिखोगे ना, तो सैंपल स्पेस को इस तरह दिखाई देगा, 1,2 1,3 1,4 ओके पेयर। 1, इस तरीके से, और लास्ट वाली एंट्री होगी 99,100। यस सर। ओके सर। समझ में आ रहा है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहां पर सैंपल स्पेस की जो एक एंट्री है वो एक ऑर्डर्ड पेयर है, एक नंबर नहीं है। और टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं सैंपल स्पेस के अंदर? 9900। 9900, बिल्कुल सही जवाब। बात समझ में आ नहीं आ रही है? यस सर, पेयर की बात कर रहे हैं। सैंपल स्पेस को बहुत ध्यान से देखना होता है प्रोबेबिलिटी के अंदर। अगर आपको सैंपल स्पेस पर आपकी नजर बिल्कुल शार्प है तो आप प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं करेंगे। अगर सैंपल स्पेस से चूक गए और ब्लाइंडली प्रोबेबिलिटी निकालने बैठ गए, देयर इज चांसेस कि आप प्रॉब्लम गलत कर देंगे। तो आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि सैंपल स्पेस की एक एंट्री क्या है, सैंपल स्पेस का एक मेंबर कौन है, एक नंबर है, एक ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट है, या कुछ और है, वो क्या है? जब तक सैंपल स्पेस की एक एंट्री नहीं पता होगी ना, एक टिपिकल एंट्री, व्हाट इज द टिपिकल एंट्री ऑफ सैंपल स्पेस, तब तक आप प्रॉब्लम में धोखा खाने के चांसेस आपके हैं। तो यहां पर व्हाट इज द टिपिकल एंट्री ऑफ सैंपल स्पेस? ऑर्डर्ड पेयर। हाँ बिल्कुल सही, ऑर्डर्ड पेयर, एन ऑर्डर्ड पेयर। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन द सैंपल स्पेस आर 9900। अब इन ऑर्डर्ड पेयर में से ऐसे कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं जो हमारी कंडीशन को मीट करते हैं? हमारी कंडीशन क्या है? बोथ नंबर्स आर इवन, बोथ नंबर्स आर इवन। तो ऐसे कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं जिसमें बोथ नंबर्स आर इवन? तो वो कैसे काउंट करेंगे? 49। वो कैसे काउंट करेंगे? अब बताइए, ए के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी? अब कितनी होंगी? सर 50। 50। और बी के लिए कितनी होंगी? सर 49। 49। यस सर। ठीक है ना? तो अब बी के लिए कितनी होंगी? 49। तो फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए?
सर favorable 2450 50 into 40. number of 2450 50. केसेस। समटाइम्स क्या होता है हाँ, कि हाँ। मल्टीप्लिकेशन नहीं करना बेटर होता है, Yes. तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन नहीं करते, हमें रेशियो निकालना है ना, तो मल्टीप्लिकेशन करने से हमें और नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। Yes, sir. सिंपली हमने इसको ऐसे लिख दिया 100/99, Yes, तो sir. 52 जा 100 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 49/198। Yes, sir. इट इज द आंसर। बात समझ में आई या नहीं आई? सर आ गई। यस सर। यस सर। यस हमेशा सर, आप हमेशा दिमाग में रखना सैंपल स्पेस की एक टिपिकल एंट्री क्या है, ये बात Yes, हमेशा, sir. इसलिए हमेशा सैंपल स्पेस को बना लो। ओके सर। जैसे मैंने यहाँ पे सैंपल स्पेस बना के दिखाया ना तुम लोगों को, यस सर। आप भी अपने हाथ से सैंपल स्पेस बना के देखो हमेशा। ओके सर। सर हमने पहले वाले में बी की 99 एंट्री इसलिए ली है ना, क्योंकि एक के पास तो हमारे पास चांस रहेगा 1 to 100, लेकिन दूसरे में एक नंबर चला जाएगा तो हमारे पास 99 ऑप्शंस बचेंगे। एग्जैक्टली बिल्कुल सही। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा है, ये इस वर्ड को देखो। यस सर, अनऑर्डर्ड नहीं, ऑर्डर्ड होने चाहिए। नहीं, डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट का मतलब ये हुआ कि जो नंबर ए को मिल गया वो बी को नहीं मिल सकता। यस सर, अलग अलग। हाँ, अलग अलग। ओके सर, सर एक बार लिख लें। Yes, sir. सर मतलब टोटल नंबर ऑफ केसेस निकालते वक्त भी हमें जो क्वेश्चन में गिवन है उसका ध्यान रखना पड़ता है। 100 हाँ। into 100 करेंगे। हाँ, 100/100 नहीं कर सकते, क्योंकि सैंपल स्पेस के अंदर अगर आपने एंट्री 100/100 बना के ले ली, इसका मतलब सैंपल स्पेस में आपने वो ऑर्डर्ड पेयर ले लिए जिसमें दो नंबर Yes, sir. इक्वल हैं। ओके सर। तो दो नंबर इक्वल होगा तो गड़बड़ होगी आपका सैंपल स्पेस ना। यस सर। हाँ। बड़े आगे। यस सर। यस सर। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। लास्ट क्वेश्चन है आज का, देखते हैं। ओके सर। 2 dice are thrown. Find the probability that their sum is 6. पहले सैंपल स्पेस बनाइए। सैंपल स्पेस में कौन कौन सी एंट्रीज आएंगी? सारी एंट्री लिखने की जरूरत नहीं है, डॉटेड लगा दीजिएगा। 12 एंट्रीज आएंगे। क्योंकि सम आ रहा है सर, 1 मिनट सर कर लें। सर इसमें डिस्टिंक्ट बना जरूरी नहीं है ना? नहीं, डिस्टेंट का होना जरूरी नहीं, क्योंकि उसने ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो सर मतलब इसमें हम 12 की 12 एंट्रीज ले सकते हैं? 12 नहीं, डाई पे 6 36 नंबर होते हैं। सर सर डन। 36। सर डन। 36। ठीक है, ठीक है। तुम ग्रुप पे चैटिंग कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो? क्वेश्चन सॉल्व करो। एक ग्रुप में मजे से चैटिंग करने में लगे हुए हैं।
देखिए अब इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। 2 डाइस आर थ्रोन, ओके, और आपसे पूछा गया है कि उनके एंट्रीज का जो सम आना चाहिए 6 आना चाहिए, वो कितनी प्रोबेबिलिटी से आएगा। तो जब आपको 2 डाई थ्रो की गई हैं तो 2 डाइस के थ्रो करने पर 2 नंबर अपीयर होंगे, उन 2 नंबर को आप ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, ठीक है, ए कॉमा बी। तो जो फर्स्ट नंबर है उसके लिए टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज है बताइए सर 6। सर 6 और जो सेकंड नंबर है उसके लिए टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज सर है 6 6। तो यानी कि जो सैंपल स्पेस है उसमें कितनी एंट्रीज आएंगी सर 36 लेकिन एक बार पहले सैंपल स्पेस को बना के देखिए, सैंपल स्पेस की जो एक एंट्री है वो एक ऑर्डर्ड पेयर है, समझ में आ रही है बात। Yes, और जो sir. ऑर्डर्ड पेयर का ईच मेंबर है, ऑर्डर्ड पेयर में 2 मेंबर है ए और बी, और दोनों मेंबर के लिए 1 से लेकर 6 तक पॉसिबिलिटीज हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे 6 into 6 दैट इज 36। गेटिंग दिस पॉइंट? Yes. टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स भी बोल सकते हो, पॉसिबल आउटकम्स वो कितने आएंगे 36। 6 × 6 36। अगर आपको और मेंटल पिक्चर क्लियर चाहिए तो आप इसकी एंट्रीज को बना के लिख लीजिए 1, 1, 1, 2, 1, 3 इस तरीके से, ठीक है, और 2, 4 इस तरीके से, लास्ट में क्या एंट्री आएगी 6, 6,6 ठीक है। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि जो सैंपल स्पेस के अंदर एक मेंबर है, एक टिपिकल मेंबर सैंपल स्पेस का एक क्या है ऑर्डर्ड पेयर है। अब आपको इन ऑर्डर्ड पेयर में से कौन से ऑर्डर्ड पेयर काउंट करने हैं बताइए, कौन से ऑर्डर्ड पेयर काउंट करने हैं उसका सम 6 आ जाए। तो 6 आने के लिए फेवरेबल ऑर्डर्ड पेयर, आइए हम फेवरेबल ऑर्डर्ड पेयर लिख लेते हैं। फेवरेबल ऑर्डर्ड पेयर लिखने से हम उन्हें काउंट कर लेंगे, पहले लिख लेते हैं बाद में काउंट करेंगे, ठीक है ना। तो फेवरेबल ऑर्डर्ड पेयर्स कौन कौन से बताइए 1, 1,5 सर 2,4 3, सर 3,3 4,2 2, 5,1 5,1 समझ में आया। तो टोटल हमें कितने मेंबर मिले, टोटल कितने मिले सर 5 5। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितने होगा बताइए, कितने होगा बताइए 5। तो जो प्रोबेबिलिटी हो गई, प्रोबेबिलिटी जो हो गई वो कितनी हुई 5 डिवाइड बाय 36। दैट इज आंसर। बात समझ में आई या नहीं आई? यस हाँ सर बोलिए बोलिए बोलिए। सर जो 3,3 है सर, जो हाँ। 3,3 है सर, उसको हम 2 बार क्यों नहीं लेंगे, मतलब सर उससे तो हम डिस्टिंक्ट एंट्रीज ले रहे हैं ना। क्या वो सैंपल स्पेस में 2 बार आया है, पहले ये सोचो, क्या 3,3 सैंपल स्पेस में 2 बार आया ही नहीं आया, पहले ये सोचो। सर फेवरेबल ऑर्डर पेयर में आपने सर 6 क्यों नहीं लिया? नहीं सर नहीं आया। 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5। हाँ बिल्कुल सही, वो सैंपल स्पेस में एक ही बार आया है, हम उसे एक ही बार काउंट करेंगे। सर ये वाला सर ये जो आपने लिखा है इसमें 6 क्यों नहीं लिया? कौन सा 6? सर 6 कहाँ है? सर डाइस में 6 नंबर भी है ना। तो 6 ले तो लिए, 1, से लेके 1,6 तक लिया तो है, सब तो लिए हैं, हमें उनका सम 6 चाहिए ना, सम 6। तो 5,1 का सम 6 आ रहा है ना, 5 + 1 2 + 4 3 + 3। नहीं बात समझ में आ रही? सर आ गई। सर एक बार आप क्वेश्चन नंबर 3 में ये बता सकते हैं कि आपने के में 0 क्यों ऐड किया था? 1 मिनट, ठीक है, ये एंट्री, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया सभी लोगों को, इस क्वेश्चन में डाउट है? यस सर नो नो डाउट सर। ठीक है, तो अब आपको ऑर्डर्ड पेयर का कंसेप्ट समझ में आ गया, काउंटिंग कैसे करते हैं समझ में आ गया, यस यस है? सर और आपको एक बात ये समझ में आ गई कि आपको ये पता होना चाहिए कि सैंपल स्पेस की एक टिपिकल एंट्री क्या है, ओके। तो अब आप प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम्स आप चाहें तो क्लास 10th की बुक से भी कर सकते हैं। यू आर हाईली कंफर्टेबल इवन इन क्लास 10th, इवन इन क्लास 11th प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम, नॉट अभी क्लास 11 में मत जाइएगा, क्लास 10 तक आप जाइएगा, क्योंकि क्लास 11th के अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है जो भी नहीं पढ़ा है, लेकिन क्लास 10 तक आप सारी प्रॉब्लम कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी की बहुत ही कंफर्टेबली, ठीक है। अभी कोई मुझसे कुछ पूछ रहा था क्या, कौन सी
सर पीछे बस 3k ये इसके अंदर ये 3k प्लस 2 जो हमने नंबर चूज किया है वो 3k प्लस 2 चूज किया है। हाँ तो सर k की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी तो नंबर 2 बन जाएगा। 2 इज अ नेचुरल नंबर, k एक डमी वेरिएबल है। सर जो चोजन नंबर है वो 3k प्लस 2 है। बात समझो, तुम्हारे पास 100 नंबर है, 1 से लेके 100 तक नंबर है। तुम जो नंबर को चूज करना चाहती है वो 3k प्लस 2 फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने k को 1 लिया तो नंबर क्या बनेगा 5, k को 2 लिया तो नंबर क्या बनेगा 8, k को 3 लिया तो नंबर क्या बनेगा 11। तो ये सभी नंबर 3 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर देंगे। ये सभी नंबर नेचुरल नंबर है नहीं है, हाँ। k को 0 लोगे तो नंबर क्या बनेगा 2, तो 2 भी तो नेचुरल नंबर है ना। पर सर जब उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो वो हमें रिमाइंडर में 2 कोई ना देगा। ओ 2 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर आएगा बच्चे, 2 ही आएगा। क्या रिमाइंडर आएगा? सर इसने 0 ले लिया। अच्छा यस सर हाँ? आएगा। हमें रिमाइंडर से मतलब है, बस क्वोशंट से मतलब नहीं है। ठीक है, तो मतलब सर हम पूरी वैल्यू पे काम कर रहे हैं, हमें के हम ऐसे कुछ भी ले सकते हैं। हाँ हमारी जो वैल्यू है वो 3k प्लस 2 है, जो चोजन नंबर है वो 3k प्लस 2 है। k इज अ डमी वेरिएबल, गेटिंग दिस? k कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रखो k को, लेकिन जो नंबर 3k प्लस 2 है इट शुड बी पॉजिटिव इंटीजर। ओके ओके सर। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर में इतना ही है। हमने सर प्रोबेबिलिटी एक की। है हाँ सर, जब हम टॉस्ड कॉइन की बात करते हैं तो सर जो हम टोटल लेते हैं वो टोटल आउटकम लेते हैं या टोटल नंबर ऑफ टाइम टॉस्ड लेते हैं? जैसे अगर मैंने एक कॉइन को 500 टाइम टॉस किया तो मैं वो लूंगी, या फिर वो लूंगी कि 500 टाइम मेरे कितने रिजल्ट्स आए? देखो, तुम्हारे पास इस तरह का क्वेश्चन डील करने की अभी अप्रोच तुम्हें सिखाई नहीं है, और ना ही तुम्हारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आने वाला है। सर आया था सर, ये तो बुक में ही है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन रीड करो। अच्छा सर एक मिनट में निकाल लें। ये स्टैटिस्टिक्स के अंदर में पढ़ाऊंगा ना, अभी मैं कल पढ़ाऊंगा स्टैटिस्टिक्स। सर तो अगर सर तुम्हारा आप कोई डाउट आपने होगा, जैसे अगर कल क्लियर ना हो तो मुझसे कल पूछना ये क्वेश्चन 500 टाइम्स वाला, ठीक है ना? यस सर। हाँ, क्योंकि सर मैं जो कल भी आपने सर जब पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी स्टैटिस्टिक्स तो प्रोबेबिलिटी की कुछ प्रॉब्लम्स कराऊंगा, कल भी कराऊंगा मैं। ओके, तो वाला कल सॉल्व हो जाएगा वो। ओके हाँ, सर थैंक यू यस सर। सर। सर ठीक है। हाँ बोलो गुड बच्चे। इवनिंग सर सर, बाय सर, बाय एवरीवन। सर एनसीईआरटी का जो सर पेपर हुआ था हमारा जो कल या परसों सर, उसमें जो तो डाउट है सर वो उसके बताओ क्या? डाउट्स में तुम्हारा कल डिस्कस कर लूंगा, अभी टाइम बचा नहीं है आज, ठीक है ना? कल डिस्कस करता हूँ डाउट तुम्हारे, अगर कल टाइम बचता है, वरना यस सर, गुड नेक्स्ट इवनिंग क्लास में सर। डिस्कस कर लूंगा, ठीक है? सर मैंने 2 क्वेश्चन सर वो Good evening. टेलीग्राम ग्रुप में डाल दे, एक बार आप अगर टाइम मिला तो देख ठीक है, लेना। ठीक है, मैं देख लूंगा उसे। गुड चलो इवनिंग ठीक सर। गुड है, इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर, ओके बाय ओके सर। ओके, बाय बाय सर, बाय। थैंक बाय यू सो सर, मच। बाय सर थैंक यू सर। बाय एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन।